छात्रों, आज हम प्रारंभ करेंगे भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां, इसका भाग 3 पाठ संख्या 20। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 3। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा है अनुसूचित जातियां व जनजातियां, उन्हीं के संवैधानिक प्रावधान आपने अभी तक पढ़े थे, जिसमें आपने इससे पहले वाले भाग में सामान्य प्रावधान पढ़े थे और विशेष प्रावधान पढ़े थे। अब यहाँ पर इस वाले भाग में हम केवल अनुसूचित जाति के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं इस वाली स्लाइड में वो हम समझेंगे कि केवल अनुसूचित जाति, जिन्हें हम एससी कहते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट जो होती है, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से नियम कानून हैं, तो वो यहाँ दिए गए हैं। देखो, यहाँ दिया गया है कि संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, छुआछूत जो चीज़ थी, ठीक है, वो गलत माना गया है उसको किसके कलम 17 के द्वारा अंतर्गत। ठीक है, ये कह दिया गया है कि कोई भी अगर छुआछूत जैसे कुछ भी अगर देखता है, ठीक है, तो उसको क्या है यहाँ पर गलत माना जाएगा कि कोई भी ब्राह्मण पहले होते थे कि किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, शूद्र को अगर छू लेते थे तो वो स्नान करते थे, इस तरीके का अगर बर्ताव या व्यवहार कोई करता है तो वो गलत माना जाएगा। अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाला शोषण अमान्य है, यानी छुआछूत के आधार पर कोई भी अगर भेदभाव किया जाता है या किसी भी तरीके का शोषण किया जाता है तो वो माना नहीं जाएगा। अस्पृश्यता में से फलित होने वाले किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि में दंडात्मक अपराध है। यानी जो भी इस छुआछूत जो चीज़ है उस पर आधारित अगर किसी भी तरीके का कोई भी व्यवहार अगर किया गया है, ठीक है, और उसमें अगर कोई पाया जाता है कि इसने ये किया है, किसी व्यक्ति के साथ में व्यवहार गलत किया या भेदभाव किया है सिर्फ उसकी जाति के आधार पर, तो क्या होगा, कानून में इसको अपराध माना गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने, यदि इसके संबंध में लागू हो तो ऐसे कानून को चालू रखने का अधिकार है। इसमें हिंदुओं के उल्लेख में सिख, जैन, बौद्ध धर्म पालन करने वाले हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिख, जैन, बौद्ध धर्म पालन करने वाली धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख है। इसमें कहने का मतलब ये है कि राज्यों ने क्या किया है, सामाजिक कल्याण और समाज का कल्याण करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए क्या माना गया है कि जो भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं, ठीक है, जिसमें हिंदू के अलग अलग, आप जानते हैं हिंदुओं में कैटेगरी बनी हुई है, वर्ण व्यवस्था जो थी पहले, उसी को जर्नल है, ओबीसी है, कोई एससी है, एसटी है, तो ये जो है आपके जो ये कैटेगरी है, इन सभी को प्रवेश दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, कोई अगर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट से संबंध रखता है तो उसको आप प्रवेश देने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैन जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर बौद्ध धार्मिक संस्थाएं हैं या हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं, सिख धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सब में भी ये उल्लेख दिया गया है कि ये सभी संस्थाएं क्या करेंगी, आपका सभी लोगों को समान रूप से देखेंगी और उन्हें क्या करेंगे, आपका प्रवेश प्रदान करेंगी। तो ये आपका आर्टिकल 25 कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ देखो दिया गया है केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। उनके लिए भी संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19(5) जो है उसके अनुसार क्या है, राज्य के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है। इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेरबदल, वित्त उधार, अन्य प्रकार के अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण रोकने और उससे उनका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार है। देखो, आपको एक स्वतंत्रता दी गई है कि आप क्या है, अधिकार दिया गया है भारत के संविधान में कि आप वो देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं पर भी आप रह सकते हैं जो देश की सीमा है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ यानी शेड्यूल ट्राइब लोग भी रहते हैं, तो राज्यपाल जो उस क्षेत्र, उस राज्य का राज्यपाल होगा,
जिस जो क्षेत्र पर्टिकुलर किसी एक राज्य में आता है, वहाँ का जो राज्यपाल होगा वो ये देखेगा कि बाहर से आने वाले लोग या उस राज्य के लोग जो अनुसूचित जनजातियों की ज़मीनें हैं उनको वो क्या उसमें फेरबदल ना कर पाएँ, उसको वो खरीद ना पाएँ, उनका शोषण ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए विशेष प्रावधान, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं कि केवल अनुसूचित जनजाति की ज़मीन को अनुसूचित जनजाति के लोग ही खरीद सकते हैं। ठीक है, वो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जो एने ज़मीन होती है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें आप पट्टा, एक पद्धति आती है पट्टा पद्धति, जिसमें 90 साल के लिए आप क्या है उसको रेंट पे लेंगे, पर वो आपकी ज़मीन नाम नहीं आएगी, वो ज़मीन उसी के आदिवासी के नाम रहेगी। तो वो चीज़ें हैं, वो क्यों है? क्योंकि ये अधिकार दिया गया है संविधान में आर्टिकल 19(5) के तहत राज्यपालों के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि राज्यपाल क्या करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जनजातियों के साथ कोई किसी भी प्रकार का शोषण ना हो पाए। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है जिनमें से कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। कहने का मतलब है, जो अभी तक समाज में पिछड़े हुए थे उन सबको सरकार ने उनका विकास करने के लिए, उनके शैक्षणिक क्षेत्र में विकास करने के लिए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर ये लोग अब क्या है, समाज के सामान्य वर्ग के साथ में क्या कर रहे हैं, आपका कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ठीक है, इनके क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इसमें उन्हें बढ़ने के जो अवसर हैं वो मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। आतंकवाद से सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, आतंकवाद क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व की समस्या है, केवल एक देश की नहीं, एक क्षेत्र की नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए इसको कहा गया आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। देखो यहाँ दिया गया है पहले पॉइंट में कि इस 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है, और ये सभी जानते हैं। विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाया जाने वाला आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन रहा है। कुछ देश हैं जो इस कार्यों में लिप्त रहते हैं, दूसरे देश में आतंकवादी घटनाएं कराते हैं, तो वो यहाँ पर आपका वैश्विक समस्या, इसीलिए इसको कहा गया। आतंकवाद में होता क्या है? आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश होता है, कि जो मानवों को अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है, वो उनका नाश होता है। बहुत सारा खून खराबा, रक्तपात होता है, बहुत सारी विनाश होता है, बिल्डिंगें वगैरह गिर जाती हैं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में। ठीक है, भय बना रहता है, अराजकता बनी रहती है, हिंसा होती है, अशांति बनी रहती है, ये सभी स्थितियां क्या है, उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे तो आतंकवाद का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ संबंध नहीं होता। आप किसी एक धर्म के साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं कि इस धर्म के लोग आतंकवाद से संबंधित हैं या ये इस धर्म के लोग आतंकवादी हैं, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। ये कहना गलत होगा, अनुचित होगा। किसी भी संप्रदाय को आप आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्ण और घृणास्पद कार्य करते हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, किसी एक धर्म के साथ इसको जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस धर्म के लोग ही क्या है, आपके आतंकवाद से संबंधित हैं। पर वास्तविकता में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, कायरतापूर्ण है। आतंकवाद हिंसा संबंधी, आतंकवाद किसको कहते हैं, तो वो यहाँ समझाया गया है कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। यानी ये ऐसा विचार है जो हम कहते हैं कि जियो और जीने दो, इसका एकदम खुलेआम उल्लंघन करता है, ये आतंकवाद है। आगे देखिए दूसरा वाला, देखो इसमें दिया गया है आतंकवाद क्या है, कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित व जानबूझकर किए जाने वाला अनैतिक व हिंसात्मक कृत्य। कुछ ही लोग हैं समाज में या किसी धर्म में, ठीक है, तो जो लोग क्या है अपने आप का एक संगठित कर लेते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये हिंसात्मक कृत्य हैं। इसमें आतंकवाद में क्या क्या करते हैं ये लोग, तो देखो यहाँ दिया गया है, आत्मघाती हमला करते हैं, बॉम्ब विस्फोट करते हैं, हथियार छुपाना या उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमान का हाईजैक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना, ये सभी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, आतंकवादी करते हैं। तो आतंकवाद एक वैश्विक समस्या के रूप में आज के समाज में देखा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो दिया गया है भारत में विद्रोह और आतंकवाद
विद्रोह क्या होता है और आतंकवाद क्या होता है, इनके बीच हमें अंतर करना है यहाँ पर। तो देखो बहुत ही छोटा अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है विद्रोह को। देखो दिया गया है, पहला पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है कि विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, और जबकि आतंकवाद क्या है, यह एक वैश्विक समस्या, पूरे विश्व की समस्या है। एक देश की समस्या है विद्रोह, और आतंकवाद विश्व की समस्या है। यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है, ठीक है, और यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला होता है, यानी ये विश्व लेवल पर फैला होता है और देश के विरुद्ध होता है। और जबकि विद्रोह क्या है, सरकार के विरुद्ध होता है और एक क्षेत्रीय स्तर पर फैला होता है। फिर यहाँ देखो दिया गया है, यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है। क्या चलता है? विद्रोह में जो स्थानीय लोग होते हैं वही इसको चलाते हैं, वही मदद करते हैं एक दूसरे की। जबकि आतंकवाद यह स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। यहाँ पर कई बार होता है, एक दो एजेंट होते हैं जो उनकी मदद कर देते हैं, गाड़ी दिला देते हैं, पैसे दिला देते हैं, तो कई बार मिलता भी है और कई बार उनको नहीं भी मिलता है। फिर लास्ट पॉइंट देखिए, विद्रोह से प्रभावित राज्यों और प्रदेशों का विकास रुक जाता है। ये क्या है, विद्रोह एक सीमित क्षेत्रों तक होता है, तो जिस क्षेत्र में ये फैला होता है विद्रोह, वहाँ का जो विकास होता है वो रुक जाता है। जबकि आतंकवाद क्या है, ये राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पर क्या होता है, पूरे देश का विकास जो होता है वो रुक जाता है। इस तरह देखें तो विद्रोह क्या है, स्थानीय असंतोष से फैला है, जबकि आतंकवाद के लिए ऐसा कुछ बंधन नहीं है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है। भारत जो है वो दोनों ही चीज़ों से, समस्याओं से लड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यह जो भाग है वो समाप्त होता है।